स्टार्ट। आप लोगों ने दूसरे पाठ में यानी कि पुष्पी पादपों में जन्म किस प्रकार से होता है उसके अंतर्गत जो है आपने देखा पुष्प की संरचना क्या है। अब जो है आप उसमें देखेंगे जैसे चतुर्दीर्घी अवस्था का, जिसको टेट्राडाइमस कंडीशन कहते हैं, चतुर्दीर्घी अवस्था, टेट्राडाइमस कंडीशन। चतुर्दीर्घी अवस्था से क्या तात्पर्य है? हमने आपको बताया था, कई बार उदाहरण दिया कि जो सरसों का पुष्प है, सरसों के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। सरसों के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या 6 होती है, जिसमें 4 बड़े तथा 2 छोटे होते हैं। इस अवस्था को चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। कभी कभार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यह चतुर्दीर्घी अवस्था किस कुल के पौधे में पाया जाता है? तो आपका जो उत्तर होगा कि चतुर्दीर्घी अवस्था फैमिली क्रूसीफेरी के सदस्य में पाया जाता है। क्लियर? फैमिली क्रूसीफेरी के सदस्य में पाया जाता है। अब फिर आपको जो है दूसरा एक, जिसमें हमने आपको बताया था पेटेलॉइड कंडीशन क्या है। पेटेलॉइड कंडीशन या आप देखेंगे जिसमें सेपल और पेटल दोनों में कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं होता है, उसे टेपल कहते हैं। यदि यह रंगीन है, कलर्ड है, तो इसे पेटेलॉइड, और यदि यह कलर विहीन है तो इसे सेपलॉइड कहा जाता है। क्लियर? और एक बात यह भी है, प्रश्न कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि बैगिंग टेक्निक क्या है। बैगिंग, BAGGING, बैगिंग टेक्निक क्या है? बैगिंग टेक्निक में क्या है, जैसे जो परागण की क्रिया होती है, कि परागण में जो है बहुत सारे पौधों के पुष्प के परागकण पुष्प के वार्तिकाग्र पर जाकर के पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो परागकण है वो संदूषित हो जाता है, उसका मिश्रण हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, जैसे ये देखें वार्तिकाग्र है, ये वार्तिका, इस पर जो है परागकण को, इच्छित परागकण को, जिस पर जो हम स्वस्थ परागकण को चाहते हैं उसको यहाँ पर रख करके, और उसके बाद इस पूरे पुष्प को जो है एक पॉलीथीन या कागज से जो इसको बांध देते हैं। इसी को जो है
बैगिंग टेक्निक कहा जाता है। और इससे क्या होता है, जो परागकण है वो संदूषित होने से बच जाता है। परागकण जो संदूषित होने से बच जाता है। अब इसका लाभ क्या है, यानी कि बैगिंग टेक्निक का लाभ क्या है? इस बैगिंग टेक्निक का बेनिफिट यानी कि क्या है, बेनिफिट एडवांटेज क्या है इसका, कि दूसरे पौधों के परागकणों से संदूषण को रोका जा सकता है। दूसरे पौधों से परागकणों के संदूषण को रोका जा सकता है। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसा होता है कि जो परागकण के लिए उस पर कुछ कीट पतंगे आकर के बैठ जाते हैं तो भी नष्ट कर देते हैं। तो जो कीट पतंग है या ऐसे भी जंतु हैं उनसे इनको बचाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जंतुओं से क्षति को रोकने में सहायता मिलती है। और फिर क्या है, दूसरी चीज क्या है कि जो भी हमने बताया कि कुछ ऐसे परागकण होते हैं जिसको हम नहीं चाहते हैं कि इस बात के कारण पर आकर के पड़े, तो अवांछित परागकणों के यहाँ पर पहुंचने की क्रिया को भी रोका जा सकता है। तो इस प्रकार ये 3 लाभ होते हैं इस बैगिंग टेक्निक के, जो कि पहला हमने बता दिया कि दूसरे पौधों के परागकणों को संदूषण से रोका जा सकता है, जंतुओं से क्षति को रोका जा सकता है, और अवांछनीय जो परागकण हैं उन परागकणों के अंकुरण को रोकने के लिए ये 3 लाभ हैं। अब आपको एक बात और बताएं कि एक दूसरा प्रश्न इस तरह से आता है कि एक निषेचित बीजांड में कुछ समय तक युग्मनज प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, इसका क्या कारण है? प्रसुप्त अवस्था का मतलब जो है कुछ वैसे पड़े रहते हैं कि उनका जो है डेवलपमेंट नहीं होता, जर्मिनेशन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो निषेचित बीजांड में युग्मनज मतलब जाइगोट, निषेचित बीजांड में जो युग्मनज है जाइगोट है, कुछ समय के लिए प्रसुप्त रहता है, कुछ समय के लिए प्रसुप्त रहता है, क्योंकि भ्रूणकोश के निर्माण के बाद ही विकसित होता है। भ्रूण जो है भ्रूणकोश के निर्माण के बाद ही विकसित होता है। इसलिए युग्मनज भ्रूणकोश के निर्माण की प्रतीक्षा करता है। भ्रूणकोश के निर्माण की क्या करता है? प्रतीक्षा करता है। भाई भ्रूणकोश जिसे पोषण मिलना है, अगर वो नहीं बना तो उसको पोषण कहाँ से मिलेगा? इसलिए जब तक भ्रूणकोश नहीं बनता है तब तक युग्मनज उसके निर्माण की प्रतीक्षा करता है। इसीलिए वह निषेचित बीजांड में कुछ समय के लिए जो प्रसुप्त अवस्था में रहता है। क्लियर? एक होता है विपुंसन क्रिया। विपुंसन क्या है कि जिसको इमैस्कुलेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, इमैस्कुलेशन हिंदी में विपुंसन क्रिया। विपुंसन क्रिया एक लाइन का इसका है। अगर आप एक नंबर में पूछा जाता है विपुंसन क्रिया क्या है, तो आप बता सकते हैं उसको कि कलिका अवस्था से पुंकेसरों का हटाना। कलिका अवस्था से पुंकेसरों का हटाना विपुंसन कहलाता है। आई बात समझ में? तो इस
प्रकार से आप विपुंसन को बता सकते हैं। फिर एक और प्रश्न है कि वृद्धि पदार्थ अनिषेचक फलन द्वारा आप कौन से फलों के लिए इसका प्रयोग करेंगे और क्यों? यानी कि जो अनिषेचक फलन है, इसमें जो कौन से फल है जिस पर हम इसका प्रयोग पार्थेनोकार्पी का प्रयोग करते हैं। अनिषेचक फलन का मतलब होता है कि सीडलेस फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के बीज रहित फल बनने की क्रिया को पार्थेनोकार्पी या अनिषेचक जनन कहते हैं। इसमें कौन सा है? जैसे नींबू है, संतरा है, तरबूज है, अमरूद है आदि पर इसका प्रयोग किया जा सकता है और करते हैं। और इस तरह से जो है आपसे कुछ प्रश्न और भी पूछे जाते हैं इसमें, जैसे भ्रूण कोश का विकास एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? भ्रूण कोश का ये प्रश्न है कि भ्रूण कोश का निर्माण, भ्रूण कोश का निर्माण, भ्रूण कोश का निर्माण आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? स्वरूप होता है। ठीक, तो इसका सीधे आंसर होगा द्विनिषेचन के पश्चात। आंसर इसका है द्विनिषेचन, द्विनिषेचन के पश्चात। क्लियर? फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? प्रश्न है पॉलीगोनम प्रकार के, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्र, के भ्रूणकोश में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आप बताएंगे कि परिपक्व भ्रूणकोश में 8 केंद्रीय एवं 7 कोशिकीय होता है। परिपक्व भ्रूणकोश, आंसर है परिपक्व भ्रूणकोश, परिपक्व भ्रूणकोश 8 केंद्रीय एवं 7 कोशिकीय होता है। कोशिकीय होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है।
फिर इस तरह से और भी प्रश्न है जिसको आप देखें। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रजनन की पालमेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है। ये भी है प्रजनन की पालमेला स्टेज, इसका उत्तर होगा